हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार पुनः फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी मोशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, इसके पहले की क्लास में मैंने आप सभी लोगों को मैट्रिक्स से संबंधित सारी प्रश्नावलियों को सॉल्व करा दिया है बालाजी प्रकाशन बुक से। तो आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम सारणिक बोलते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले कि सारणिक क्या होता है और सारणिक और आव्यूह में क्या अंतर होता है और सारणिक के गुणधर्म क्या हैं, क्योंकि इन बातों को जानना अति आवश्यक है। यदि आप इन बातों को नहीं समझ पाते हो तो सारणिक को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सारणिक होता क्या है। सारणिक एक विशिष्ट प्रकार का बीजीय व्यंजक है जिसमें प्रस्तुत की गई राशियों अथवा अवयवों की संख्या पूर्ण रहती है। इन राशियों को प्रायः एक वर्गाकार विन्यास में लिखकर उसके अगल बगल दो ऊर्ध्वाधर सीधी रेखाएं खींच दी जाती हैं। किसी भी सारणिक को संकेत के रूप में व्यक्त करने के लिए डेल या विशिष्ट किसी बड़े अक्षर द्वारा निरूपित कर देते हैं। सारणिक को लिखने के लिए हम दो समांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच अवयवों को एक वर्गाकार रूप में लिखा जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल प्रस्तुत कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। A = एक आपका सारणिक दिया है। हमेशा याद रखना, सारणिक दो समांतर रेखाओं के मध्य अवयवों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, जबकि आव्यूह में ऐसा नहीं होता है। आव्यूह में कोष्ठक लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक सारणिक दिया गया है, आप देख सकते हो। अगर यहाँ पर कॉलम की बात करें तो 1 2 3 तीन कॉलम है हमारे और 3 रो हैं, R1 R2 R3। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो सारणिक होता है वो वर्गाकार आव्यूह के क्रम का होता है, क्योंकि आपने वर्ग आव्यूह की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी आव्यूह के यदि रो और कॉलम आपस में समान हो तो वह आव्यूह हमारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो सारणिक होगा वो हमेशा एक वर्गाकार रूप का होगा और वो कोष्ठक में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि आव्यूह को कोष्ठक में लिखा जाता था। और यहाँ पर सारणिक है, सारणिक को दो समांतर लाइनों के मध्य अवयवों में वर्गाकार रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ से सारणिक के चिन्ह के बारे में पता चल गया होगा कि सारणिक को किस चिन्ह से लिखते हैं और आव्यूह को किस चिन्ह से लिखते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि सारणिक व आव्यूह में अंतर क्या होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि सारणिक और आव्यूह में क्या अंतर होता है। सारणिक को प्रायः दो समांतर ऊर्ध्वाधर रेखाओं से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है। आप देख सकते हो कि सारणिक को लिखा तो गया है, अवयवों को दो समांतर रेखाओं के मध्य लिखा गया है। तो याद रखना कि जब भी सारणिक होगा तो वहाँ पर आपको अवयव दो समांतर रेखाओं के मध्य लिखे मिलेंगे। और आव्यूह की बात अगर करें तो आव्यूह को एक विन्यास कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका एक कोष्ठक बनाया गया है, कोष्ठक के अंतर्गत अवयवों को लिखा गया है। तो जब भी आव्यूह होगा तो याद रखना कि अवयव कोष्ठक के अंदर रहेंगे, और जब कोई सारणिक दिया होगा तो वहाँ पर दो समांतर रेखाओं के मध्य अवयव स्थित रहेंगे। अगला ये कि सारणिक में जितनी पंक्तियाँ होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं, अर्थात किसी सारणिक में पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, जबकि आव्यूह में स्तंभों व पंक्तियों की संख्या समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, अर्थात आव्यूह किसी भी क्रम का हो सकता है, जबकि सारणिक सिर्फ और सिर्फ वर्गाकार रूप का ही होता है। अगला डिफरेंस ये होता है कि सारणिक में पंक्ति संक्रिया और स्तंभ संक्रिया दोनों साथ में कर सकते हैं, जबकि आव्यूह में दोनों संक्रियाएं अर्थात पंक्ति संक्रिया और स्तंभ संक्रिया एक साथ नहीं की जा सकती।
फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को प्रारंभिक संक्रिया द्वारा किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना बताया, जिसमें सिर्फ हमने पंक्ति संक्रिया के द्वारा ही किसी आव्यूह का क्या निकाला, इनवर्स या प्रतिलोम निकालना बताया है। तो इस चीज़ को याद रखना कि सारणिक में हम कॉलम रिडक्शन और रो रिडक्शन साथ में ही कर सकते हैं, लेकिन आव्यूह में सिर्फ और सिर्फ एक ही रिडक्शन अपना सकते हैं, चाहे रो रिडक्शन अपनाएं और चाहे तो कॉलम रिडक्शन। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर सारणिक और आव्यूह में डिफरेंस पता चल गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को हम सारणिकों के गुण बताएंगे, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इन गुणों की सहायता से आप किसी भी सारणिक का विस्तार बहुत ही सुगमता से कर सकते हैं। तो चलिए उन गुणों को बहुत ध्यान से हम देखते हैं। सबसे पहला गुण हमारा, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई यदि सारणिक दिया हो और उस सारणिक में किसी रो या कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट का मान यदि शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। उदाहरण के लिए हमने एक उदाहरण आपके सामने लिया है। अगर इस सारणिक को आप ध्यान से देखो तो जो दूसरी रो है, दूसरी रो का प्रत्येक एलिमेंट आपका शून्य है, इसलिए इस सारणिक का मान शून्य होगा। ये था हमारा गुण नंबर 1। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं गुण नंबर 2। गुण नंबर 2 क्या है हमारा, यदि किसी सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कोई सारणिक दिया हो, उनकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, जैसा कि हमने इसके पहले आव्यूह में परिवर्त आव्यूह निकालना बताया था, तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हमने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। यदि आप यहाँ पर क्या करोगे, यदि इनकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दोगे, अर्थात यहाँ पर A1 B1 C1 जो कि हमारी रो है, यदि आप इसको कॉलम में बदल दो और A2 B2 C2 ये हमारी रो है, इसको आप कॉलम में बदल दो और A3 B3 C3 ये भी हमारी रो है, इसको भी आप कॉलम में बदल दो, तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये था हमारा गुण नंबर 2। अब हम गुण नंबर 3 देखते हैं। गुण नंबर 3 क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। अर्थात कोई सारणिक दिया हो तो उस सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर बदलिए, ना कि सारी पंक्तियों और स्तंभों को बदलिए, तो सारणिक का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अर्थात अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है आपके सामने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर प्रथम व तृतीय पंक्ति को परस्पर बदल दिया। अर्थात तृतीय जो हमारी रो है A3 B3 C3 इसको R1 के स्थान पर रख दिया A1 B1 C1 के स्थान पर, और A1 B1 C1 को हमने R3 के स्थान पर रख दिया, अर्थात A3 B3 C3 के स्थान पर। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस सारणिक के मान में कौन सा चिन्ह लग जाएगा, माइनस चिन्ह लग जाएगा। अर्थात इस सारणिक के का जो चिन्ह होगा वो आपका बदल जाएगा। ये था हमारा गुण नंबर 3। अब हमारा अगला गुण नंबर 4 देखिए क्या कहता है, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम हैं अर्थात आइडेंटिकल हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। समझ गए। मान लीजिए एक सारणिक दिया है, एग्जाम्पल के लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A2 B2 C2। सारणिक में अगर हम देखें तो जो हमारी दूसरी रो और तीसरी रो है ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, अर्थात आपस में एक समान है, जिसकी वजह से इस सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि गुण नंबर 4 ये कहता है कि यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ आपस में क्या हो, एक समान हो, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो आई होप आप लोगों को गुण नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अगला गुण है गुण नंबर 5।
यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं जिसकी सहायता से सारणी का गुण नंबर 5 समझते हैं। आपके सामने एक उदाहरण लिया गया है। इस उदाहरण में अगर हम पहले कॉलम को ध्यान से देखें तो दो अवयवों का योग लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों अवयवों के योग को हम अलग अलग सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। आप देख सकते हो हमने क्या किया है, इस पहले कॉलम को दो भागों में अलग अलग सारणिकों के रूप में तोड़ दिया है, अर्थात इस पहले सारणी को दो अलग अलग सारणिकों के एक ही क्रम के योग के रूप में लिखा गया है। तो ये था गुण नंबर 5, अर्थात यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल है तो सारणी को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये था आपका सारणी का गुण नंबर 5। इसी क्रम में हमारा अगला गुण जो है वो गुण नंबर 6। गुण नंबर 6 क्या कहता है, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर के से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणी का मान मूल सारणी के मान का के गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई सारणी को उसके पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या या जो है अचर मान से गुणा कर दें तो सारणी का जो मान होगा वो मूल सारणी के मान का उस अचर संख्या के गुने के बराबर हो जाता है। तो जैसे हमने एक जो है सारणी लिया है आपके सामने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब यहाँ पर हमने सारणी की जो दूसरी रो है हमारी A2 B2 C2 इसमें हमने क्या किया है, के से गुणा कर दिया है प्रत्येक एलिमेंट से। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं के गुना ऑफ सारणिक A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है। अर्थात किसी सारणी की यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो जो सारणी का मूल मान होगा उस संख्या के गुने के बराबर हो जाएगा। ये था हमारा सारणी का गुण नंबर 6। अब हमारा जो लास्ट गुण नंबर है गुण नंबर 7, इसको आप बहुत ध्यान से देखना। यदि सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात नहीं बदलता है। तो इस गुण को समझाने के लिए आपके सामने में एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एक सारणी दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस सारणी के दूसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करेंगे और उसको फिर पहले स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ देंगे। तो हमारा सारणी क्या प्राप्त होगा, A1 प्लस KB1 B1 C1 A2 प्लस KB2 B2 C2 A3 प्लस KB3 B3 C3। और इसका मान जो है वो आप परिवर्तित रहेगा, अर्थात नहीं बदलेगा। इसका मान जो सारणी का मूल मान था उसी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अर्थात सारणी का जो मान था वो वही रहेगा। ठीक, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सारणी के किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर संख्या से गुणा करके सारणी के किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ में यदि जोड़ दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जो सारणी का मान है वही सारणी का मान रहेगा। तो ये था हमारा सारणी का गुण नंबर 7 जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन गुणों को आप अच्छे ढंग से समझ लेना जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।